हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप बीपीएससी टीआरई 4 का अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम लोग बिहार एचसीईआरटी किताब का मैं जो आप लोगों को क्लास करवा रहा था कक्षा 6 का, उसमें से हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और जो बचा था आज के वीडियो में सारा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि बिहार में आपका एचसीईआरटी सिलेबस दिया गया है और एग्ज़ाम में आपको एचसीईआरटी से ही प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, ये जो क्लास है ये आपका डेली क्लास चलेगा एचसीईआरटी से संबंधित, और इसमें सारा सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट कर पाऊँगा, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सभी का मैं क्लास आप लोगों को एचसीईआरटी का कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आप एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए यह क्लास इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये जो क्लास मैं आपको करवा रहा हूँ ये बिहार एचसीईआरटी किताब से ही शॉर्ट नोट्स बनाया गया है और आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एचसीईआरटी किताब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और उसमें आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा और इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे बेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ये नहीं, स्मार्ट वर्क में क्या होता है, क्या पढ़ना वो ज़रूरी नहीं, हमें क्या नहीं पढ़ना है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। इसीलिए मैं ये शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किया था और ये शॉर्ट नोट्स बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक ले चुके हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मैसेज करें। काफ़ी मिनिमम प्राइस में आपको सारा सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 3 क्लास से लेकर 10 क्लास तक जितने भी जीके जीएस है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सारा आपको शॉर्ट नोट चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाएगा। पीडीएफ आप प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं और मैं आपको डेली क्लास करवाऊंगा। जब आपके पास नोट्स रहेगा तो मैं और यूट्यूब पे जब क्लास करवाऊंगा तो आप लोग हाईलाइट भी करते जाइएगा। जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको हाईलाइट और पॉइंट टू पॉइंट बताता जाऊँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्लास है अध्याय 5, चैप्टर का नाम है दिशाएं। प्रमुख रूप से दिशाएं कितनी होती है, तो 4 होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है कुल दिशाओं की संख्या कितनी है, तो 10 है। बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा बंगाल की खाड़ी भारत में कहाँ स्थित है, तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अरब सागर भारत के पश्चिम दक्षिण में स्थित है। अरब सागर कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम दक्षिण में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आपसे प्रश्न आएगा एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। कहाँ है, तो भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। आगे भारत की उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, ये दोनों आपको प्रश्न याद रख लीजिएगा, क्योंकि टीआरई 2 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। उत्तरी बिंदु पूछा जाएगा तो आपको इंदिरा कॉल बताना है, दक्षिणी पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट बताना है। ये 2 पॉइंट आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन अवश्य कर लें। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। यह 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में है। यह आप ध्यान रखिएगा। भारत में 9 राज्य तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, सबसे बड़ा समुद्री सीमा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल समुद्र से सीमा साझा करता है। यह आप ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा तीनों ओर बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। ये प्रश्न भी टीआरई 3 में पूछा गया था। आगे भारत का दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का दक्षिणतम राज्य कौन सा है या इनमें से कौन है, तो आपको तमिलनाडु याद रखना है। आगे है भारत के 4 दिशाओं में पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर। ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अध्याय 6
पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है पृथ्वी और ग्लोब। चलिए, किसी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाह डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर जमीन आसमान आपस में मिल रहे हैं। इसे क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्षितिज कहते हैं। आगे, चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था, तो नील आर्मस्ट्रांग थे। ये आप ध्यान रखिएगा। महासागर की संख्या कितनी है, तो 5 है। यह भी आप नोट डाउन अवश्य कर लें। इसकी औसत ऊंचाई, गहराई 4 किलोमीटर 3800 मीटर है। महादेश कितने हैं, तो महादेश 7 है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आर्कटिक महासागर को उत्तरी तथा दक्षिणी हिम सागर कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जिम रहती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितने समय लगता है, तो कितना समय लगता है, तो यह 4 मिनट समय लगता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भाग में बांटता है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखा खींची जा सकती है। ये भी आप याद रखिएगा। देशांतर रेखा की मदद से समय का ज्ञान होता है। समय का ज्ञान कहाँ से होता है, तो देशांतर रेखा की मदद से। यमयोत्तर इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मध्यम रेखा कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व को मानव यमयोत्तर माना गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत का समय निर्धारण से इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से यूपी। भारत का समय जो निर्धारण कहाँ से होता है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ग्रीनविच विश्व का मानक समय है। आगे भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ये भी एग्जाम में TRA 3 में पूछा गया प्रश्न था। प्राइमरी में ज्योग्राफी से संबंधित यह प्रश्न को पूछा गया था। हम लोग अध्याय 6 से इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट बनेंगे मानचित्र अध्ययन से, इस सभी को मैं अब कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए छोटे मापक का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? छोटे मापक का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? तो जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए। यह आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, भौतिक मानचित्र इसमें पर्वत पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। राजनीतिक मानचित्र क्या है? गांव, शहर, राज्य, देशों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीति मानचित्र कहे जाते हैं। थीमेटिक मानचित्र इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामांकन किया जाता है, जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र, सड़क मानचित्र। आगे है, विश्व भूगोल के निर्माता मार्टिन वेहम है। एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा विश्व भूगोल के निर्माता कौन है, तो विश्व भूगोल के निर्माता है मार्टिन वेहम। ये भी ध्यान रखिएगा। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है।
ये भी प्रश्न बनेगा आपसे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। आगे विश्व मानचित्र के निर्माता अनेक्सी मेंडल हैं। कौन है, तो अनेक्सी मेंडल है। आगे व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, तो इरोस्तोनीज है। इसे भी ध्यान रखिएगा। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह है। ये भी ध्यान रखिएगा। मानचित्र में मैदान को हरे रंग से दर्शाते हैं। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दर्शाते हैं, तो यह हरे रंग से दर्शाते हैं। आगे मानचित्र में जलीय भाग जो नीले रंग से दिखाया जाता है, यह उद्योग, थीमेटिक मानचित्र, मैदान, भौतिक मानचित्र। ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अध्याय 8 पढ़ेंगे, यानी कि 8, हमारा राज्य बिहार। बिहार से संबंधित अब हम लोग इसमें प्रश्न को पढ़ेंगे। टीआरई 4 के लिए यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बिहार से संबंधित भी आपको 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, जैसे प्राइमरी के लिए या 6 to 8 या 9th 10th 11th 12th, किसी भी क्लास के लिए, ये सभी क्लास के लिए बिहार से संबंधित आपको प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी क्लास के लिए एग्ज़ाम देंगे टीआरई 4 में। क्योंकि टीआरई 4 में अभी तक टीआरई 3 तक सिलेबस में ही है कि बिहार से संबंधित भी आपको राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ना पड़ेगा और बिहार से संबंधित भी प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा। काफ़ी प्रश्न अभी तक पूछा गया है और हम लोग अब बिहार से संबंधित सभी प्रश्न को जो इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण राज्य है। बिहार कौन से दिशा में है, तो यह पूर्व दिशा में। यह पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। आगे है, बिहार के उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे, बिहार में 9 प्रमंडल और 38 जिला है। 39वां जिला बाढ़ प्रस्तावित है। ये आप ध्यान रखिएगा। प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 534 है। 38वां जिला अरवल है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न में पूछा जाएगा कि बिहार में 38वां जिला कौन है, तो यह अरवल है। आगे, भारत के बिहार में धान की खेती प्रमुख है। बिहार में क्या सबसे ज़्यादा खेती होती है, तो धान की खेती होती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तंबाकू सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। ये टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है, जो मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जो पेपर लीक की वजह से उसे रद्द किया गया था। तो तंबाकू से संबंधित प्रश्न को भी एग्ज़ाम में पूछा गया था और टीआरई 3 जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न को रिपीट करके पूछा गया था। आगे, गन्ना का कहाँ होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन, तो छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। जूट कहाँ पे होता है, तो पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। ये सब आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें। बिहार में मात्र 7.84% भूभाग पर वन है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। आप कॉपी में ये सब पॉइंट को लिख लें। पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, तो यह पश्चिम चंपारण में है। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे, भीम बांध अभ्यारण्य खड़गपुर, जो कि मुंगेर जिला की पहाड़ी में है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इसे संयुक्त रूप से सरेसा क्षेत्र बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। गन्ना नकदी फसल है। गन्ना क्या है, ये नकदी फसल है। एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाएगा आपसे कि गन्ना क्या है, नकदी फसल है, उधार पर, काफ़ी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको नकदी फसल याद रखना है। आगे, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है, जो बाघ के लिए संरक्षित है। क्या है, पश्चिम चंपारण में क्या है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है, जो किसके लिए है, तो बाघ के लिए, संरक्षित के लिए। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न भी टीआरई 3 में पूछा गया था।
कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है। नेक्स्ट है जनसंख्या में क्रम से कौन है? पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है और बिहार है तीसरा नंबर है। ये भी आप याद रखिए, क्रम से भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न को पूछा जा सकता है। अब हम लोग अध्याय 9 और 10 को पढ़ेंगे, जिसमें दिया है बिहार दर्शन। अब बिहार से ही हम लोग अभी जो और भी जो प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे अभी, ये और बिहार से संबंधित ही रहेगा और आपके तैयारी 4 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो यह गया में है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो यह गया में है। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थर से रानी अहिल्याबाई ने करवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। गर्मकुंड राजगीर नवादा में काकुलत जलप्रपात ठंडे जल के झरने के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाए आपसे, गर्मकुंड कहाँ है? तो यह राजगीर में। बिहार से संबंधित प्रश्न जब आएगा आपसे तो गर्मकुंड के बारे में जरूर पूछा जाएगा कि बिहार में गर्मकुंड कहाँ है? तो यह राजगीर में है। आगे नवादा में काकुलत जलप्रपात ठंडे जल के झरने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। जरासंध का अखाड़ा राजगीर में है। पितृपक्ष का मेला अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में लगता है, कहाँ पर? तो यह गया में। आगे मोचिलिन सरोवर गया में है, ये भी ध्यान रखिएगा। शांति स्तूप राजगीर के पहाड़ी पर स्थित है। आगे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बौद्ध गया में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, तो आपसे ये भी प्रश्न आएगा कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो आपको बताना है सासाराम में है। आगे गोलघर, यह पटना सिटी तख्त हरमंदिर साहिब। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है फरीद खान। शेरशाह सूरी का मकबरा अंटोकोनिया है तथा लाल पत्थर से बना है। मकबरे की छत गोल गुंबद के रूप में है। मकबरा तालाब के बीचों बीच है। बीचों बीच एक पुलिया मुख्य द्वार से मकबरे तक जाती है। यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। गोलघर, गोलघर कब बना था? 1786 में निर्माण जॉन गोल्डस्टीन ने करवाया ताकि दुर्गम या अकाल के समय इस अनाज से मदद कर लोगों की जान बचाई जा सके, ये भी आप याद रखिएगा। गोलघर की दीवार 12 फीट मोटी और 96 फीट ऊंची है, ये भी आप याद रखिएगा। कुछ हम लोग एनसीईआरटी पॉइंट लेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके तैयारी 4 एग्ज़ाम के लिए। ये एनसीईआरटी से संबंधित जो आपको मैं प्रश्न दे रहा हूँ एनसीईआरटी में मिला के, ये आपके सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिसका ज्योग्राफी ऑनर्स होगा 9th 10th या 6 to 8 या 11th 12th किसी में भी, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। प्राइमरी में 18 से 20 प्रश्न सिर्फ ज्योग्राफी से देखने को मिलता है। ये जो मैं एनसीईआरटी क्लास आप लोगों को करवा रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ कुछ जगह एनसीईआरटी का भी पॉइंट को ऐड किया है ताकि आपको एग्ज़ाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे, आपका एग्ज़ाम में प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने फ्रेंड्स ये जो नोट्स मैंने बनाए, बहुत मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाया है। ये नोट्स आप लोगों को अवश्य लेना चाहिए। ये कंप्यूटर टाइपिंग करके मैंने नोट्स बनवाया है ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। ये सारा टाइपिंग किया हुआ ही है और आप इसे प्रिंट निकाल के घर में पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं कितना साफ सुथरा आपको ये नोट्स दिया जाएगा, सिर्फ मिनिमम प्राइस पे फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं। आपको मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। या तो वीडियो के लास्ट में हम एक नंबर देंगे, आप उस पर बात कर लीजिएगा, आपको नोट्स अवश्य मिल जाएगा। और ये नोट्स आपके तैयारी 4 के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा और आपका एग्ज़ाम इसी नोट से निकल जाएगा। 3 क्लास से लेकर 10 क्लास तक मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। 3 से 5 क्लास तक में आपको ईवीएस का नोट्स मिलेगा और 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस का सारा सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज इसी तरह का नोट्स
PDF फॉर्मेट में मिलेगा कंप्यूटर टाइपिंग के द्वारा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा सौरमंडल मिल्की वे का है। क्या है? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, हमारा सौरमंडल कैसा है, तो मिल्की वे का है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे, शुक्र को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है? तो यह जुड़वा ग्रह कहा जाता है। आगे, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितने दिन लगाता है? तो 255 दिन लगाता है। यहाँ से आप प्रश्न पूछा जाएगा कि शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितने दिन लगाता है? तो 255 दिन लगाता है। आगे, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। ये बात ध्यान रखिएगा। हमारा सौरमंडल भाग है दुग्ध मेखला का। आगे, शनि के बाद सबसे ज़्यादा ग्रह यूरेनस, बृहस्पति, शनि, अरुण। उपग्रह का क्रम घटते क्रम में है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन से स्थान का ग्रह है? तो तीसरा ग्रह है। लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करवाता है। ये बात का ध्यान रखिएगा। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर यात्रा करता है। उत्तरी ध्रुव स्थित है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 66.5 दक्षिणी है। ये बात का ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों का अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। कृत्रिम पिंड मानव निर्मित उपग्रह है। ये आप ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका वृत्त दक्षिण गोलार्ध में है। इसे भी आप याद रखिएगा। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। देशांतर की कुल संख्या 360, अक्षांश की संख्या 181 है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि 21 जून को सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून और 22 दिसंबर, ये दो डेट को आप याद रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 21 जून को सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो आपसे ये भी प्रश्न यहाँ से आएगा कि कौन से महीने में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है? तो 21 जून और 22 दिसंबर, ये दो डेट आप लोग अवश्य याद रखिएगा। जब दिन रात बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो विषुवत कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। सर्दी के मौसम में दिन छोटे होते हैं। क्या होते हैं? दिन छोटे होते हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। गांव शहर को दिखाने में मानचित्र में बड़ा पैमाना, मानचित्र में महाद्वीप अथवा देश के लिए छोटा पैमाना है। मानचित्र में भूरा रंग पर्वतों के लिए है। वृक्षों का वितरण थीमेटिक मानचित्र है। नीले रंग उपयोग मानचित्र में किसके लिए? तो जलाशय के लिए। ग्रीक भाषा में हुडर का अर्थ है पानी, जल। ग्रीक भाषा में जीवन को बायोम कहते हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे, आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है। यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका अलग पनामा स्थल संधि है। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ये पॉइंट को भी आप VVI लिख सकते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु क्या है? तो मेरियाना गर्त है। इसे भी ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। ये भी VVI आप लिख सकते हैं। एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा अफ्रीका गुजरती है। इसे ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। नेक्स्ट है, शिवालिक को दक्षिण हिमालय कहा जाता है। शिवालिक को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण हिमालय कहा जाता है। आगे है, भारत का देशांतर 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूरब से
97 डिग्री 25 सेल्सियस पूरब में। सह्याद्री पश्चिम घाट को कहा जाता है। आगे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा का अंतर है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल से कौन है? तो यह गोवा है। आगे अरब सागर स्थित भारतीय द्वीपों को लक्षद्वीप समूह 36 द्वीप कुल के नाम से जाना जाता है। आगे प्रायद्वीप तीनों ओर से जल से घिरा तथा एक ओर स्थल से है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे सुनामी समूह तल पर भूकंप आने के कारण आता है। नेक्स्ट है भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 सेल्सियस से 37 डिग्री 6 सेल्सियस तक है। आगे भारत 7 देश के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। आगे देखते हैं। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है, तो अरावली की पहाड़ी कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। नेक्स्ट है महान भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल भारत के पश्चिम में है। आगे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, जो कि मेघालय में है। जंगली बकड़े तथा हिम तेंदुए कहाँ है? तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे गर्म और शुष्क हवा को लू कहते हैं। लू एक स्थानीय हवा है जो बिहार में बहती है। हर साल वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर में होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर में मनाया जाता है। आगे देश के शुष्क क्षेत्रों राजस्थान में कटीले झाड़ियाँ पाई जाती है। आगे है भारत में लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। नेक्स्ट गुजरात के गिर जंगल में एशियाई शेर पाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। मानसून अरबी भाषा शब्द की उत्पत्ति है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 जो बिहार एससीईआरटी बुक है सारा हम लोग कंप्लीट कर लिए आज के क्लास में। कल के क्लास में मैंने आप सभी को ये जो है हमारी दुनिया कक्षा 6 इसका मैंने 4 चैप्टर आप लोगों को करवाया था, जो कि चैनल पर अपलोड किया गया है वीडियो। और आज के क्लास में बाकी जितने भी चैप्टर बचे थे इस क्लास में मैंने कंप्लीट करवा दिया। कल का क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये जितने भी मैं क्लास करवाऊँ ये एससीईआरटी से संबंधित और आपके टीआरई 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एससीईआरटी को अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिया गया है। इसमें भारत से संबंधित भी सारे प्रश्न हैं और ख़ासकर बिहार आप स्पेशल आपको कहीं से अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं आप लोग हमारा राज्य बिहार जो चैप्टर है आपको यहीं से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यही सब प्रश्न आपको एग्ज़ाम में बिहार से संबंधित पूछा जाएगा। ये एससीईआरटी नोट्स अगर आप लेते हैं तो आपको बिहार से संबंधित कहीं से भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसी में आपको बिहार भी कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये नोट्स आप लोग लेने के लिए मैं नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा 9709427320। इस नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स से संबंधित बात कर लीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। आपसे मात्र मिनिमम प्राइस लिया जा रहा है फ्रेंड्स। जो यह नोट्स बनाने में, यह टाइपिंग करने में जो खर्च लगा है बस उतना ही आपसे लिया जा रहा है और काफ़ी कम है। आप लोग एग्ज़ाम जब देंगे तो आपको पता चलेगा कि एससीईआरटी कितना ज़रूरी था आप लोगों के लिए। अगर जो बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक कम से कम 800 बच्चे अभी तक ये नोट्स को ले चुके हैं, मैं कहूँगा फ्रेंड्स आप लोग भी ले लें नोट्स को और प्रिंट करा के इसको पढ़िए। और मैं डेली आपको क्लास करवाऊँगा ताकि जो जो इम्पॉर्टेंट होगा वो आपको मैं हाईलाइट भी करवाते जाऊँगा। आपके पास नोट्स रहेगा और जब मैं आपको क्लास करवाऊँगा यूट्यूब पर तो आपका तैयारी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यह नोट्स आप सभी को ले लेना चाहिए क्योंकि ये नोट्स से आप तैयारी 4 निकाल सकते हैं। किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं आप 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का तैयारी करें आपको सारा नोट्स मिलेगा। कौन कौन मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। 3 से लेके 5 तक आपको ईवीएस मिलेगा, मिल गया। और 6 से लेके
10 तक आपको ज्योग्राफी मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा और हिस्ट्री मिलेगा और एक साइंस मिलेगा। ये सारा आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा और चैप्टर वाइज मिलेगा आपको, और शॉर्ट नोट्स मिलेगा, ताकि अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और यह नोट्स उसी बुक का निचोड़ इसमें बनाया गया है। शॉर्ट नोट्स आप इसी को पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवाया उस नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, और वह कॉन्टैक्ट नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग जो नंबर नोट नहीं कर पाए वो नंबर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को यह नोट्स अवश्य लेना चाहिए, और आप लोग इसको प्रिंट करा के घर में पढ़िए। इसमें आपको पॉलिटी भी मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगा, और हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, जो आप राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, गांधी युग, सारा कुछ नोट्स में अवेलेबल है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे द्वारा जो क्लास में आपको करवाया, आपको ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि इस चैनल पर जितने भी BPSC TRE 4 से संबंधित क्लास हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और फ्रेंड्स, क्लास से संबंधित कोई डाउट हो, कुछ बात करना हो, आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट में भी आप अपना प्रश्न को रख सकते हैं। कोई भी बात हो नोट्स से संबंधित या क्लास से संबंधित, आप कमेंट में अपना क्वेश्चन को लिखिए, मैं ज़रूर देखूंगा कमेंट और आपको रिप्लाई अवश्य करूंगा। और क्लास से संबंधित या नोट्स से संबंधित कोई क्वेरी हो, आपको जो दिया गया नंबर है आपको उस पर कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना है, आपको नोट्स सारा जानकारी दे दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं बार बार कहूँगा तैयारी अच्छे से करिए और फैक्ट वाला नोट्स पढ़िए, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। TRE 3 तक SCRT जो भी पढ़े थे, जिसको भी मैंने दिया था, सारे लोग 90% लगभग सक्सेस हो गया और सिलेक्शन TRE 3 में हो गया है। इसलिए मैं आपको यह नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और मैं अपडेटेड नोट्स दे रहा हूँ आपको। ये नोट्स पहले जो था उसमें बहुत सारे कुछ इंक्लूड नहीं था, इसमें मैं आपका कुछ NCERT का भी पॉइंट मिला है, कुछ दूसरे बुक्स का भी मैं इसमें नोट्स आपको दे रहा हूँ, ताकि आपका कहीं से भी प्रश्न पूछे आपका एग्ज़ाम में छूटना नहीं चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग क्लास करिए। अगर क्लास आपको अच्छे एक बार में समझ में नहीं आया तो क्लास को 1 से 2 बार रिपीट करके आप लोग अवश्य देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। और फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन आप लोग अवश्य कर लें। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। ग्रुप को ज्वाइन करने में इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप को, ताकि अभी तक जितने भी क्लास हुई है सभी को आपका नोट्स अभी तक अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, और क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।